नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो है हम बसंत भाग 2 के ठीक है हमारी कक्षा 7 के पार्ट 2 के बारे में जो हमारा पाठ है उसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां, जो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। ये जो है एक निबंध विधा में लिखा गया है, एक लेख जैसा होता है वैसे लिखा गया है। और हमारे जो लेखक है नागार्जुन, ठीक है, उनका जो मूल नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। और वो जो है घुमक्कड़पन या फक्कड़पन जो है इसके बारे में वो है अत्यधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और वहां की चीजों को अनुभव करना, उसके बारे में लिखना। तो हिमालय की जो बेटियां हैं इसमें हम नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि लेखक ने जो है नदियों का मानवीकरण किस प्रकार से किया है। नदियों को जो है लेखक ने कौन कौन सी उपमाएं जो है वो दी है। तो उनकी सुंदरता, उनकी प्रकृति, उनका मानवीकरण जो है वो हम हिमालय की या निबंध में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को हम शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। ठीक है, अब लेखक जो है वो नदियों के बारे में बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। ये लेखक ने अभी तक नदियों को क्या है दूर से ही देखा था। और नदियां जो है दूर से उन्हें कैसे प्रतीत हो रही थी, बड़ी गंभीर थी, शांत थी और अपने आप में खोई हुई लगती थी। नदियां जो है वो लेखक को दूर से शांत और गंभीर लग रही थी, संभ्रांत महिला की भांति के प्रति होती। संभ्रांत महिला का अर्थ हो जाता है सभ्य या शिष्ट। ये तो सभ्य महिला की तरह ही जो है प्रतीत होती थी। यहाँ जो है वो इतनी शांत थी, ठीक है। तो वो लेखक को कैसी लगती, जैसे कोई सभ्य या शिष्ट महिला जो होती है उस प्रकार से लगती। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। नदियों के प्रति जो है वो लेखक के भाव जो है वो कैसे थे, आदर के थे और श्रद्धा यानी के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। नदियों के प्रति लेखक का भाव आदर और श्रद्धा के भाव थे। इस प्रकार हमारे भाव जो अपनी दादी, नानी, माँ, मौसी और मामी की तरह होते हैं कि हमारे अंदर उनके प्रति क्या है, श्रद्धा के भाव होते हैं। और जब लेखक नदियों में क्या है, नदियों की धारा में क्या लगाता तो उन्हें कैसा लगता कि जैसे वो अपनी बच्चा जो है, जैसे अपनी माँ की, दादी की, नानी या मौसी की गोद में जैसे खेलता है, वैसे ही लेखक को ऐसा लगता कि जब वो नदियों में डुबकी लगाते हैं वो अपनी माँ की गोद में खेल रहे हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेकिन इस बार जो है लेखक ने हिमालय के कंधे में, हिमालय पे जब चढ़ाई की और हिमालय पर चढ़कर जब नदियों को देखा तो वहां से उनको नदियों का रूप जो है वो कुछ अलग ही लगा। वे हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। जब हिमालय से देखा उन्होंने तो उन्हें नदियां जो है वो कैसी लग रही थी, दुबली पतली लग रही थी। क्योंकि वहां से हिमालय से क्या है, जब बर्फ पिघलती है और वहां से जो है पानी जो है वो रिस रिस के बूंदों के रूप में वहां से पतली पतली धाराएं जो है वो नदियों का रूप लेती है। तो उन्हें सारी जो नदियां है कि गंगा, यमुना, यही सतलुज जो है हिमालय से उन्हें कैसे लगी, दुबली पतली, एक छोटी बच्ची के प्रकार से लगी। और वो हैरान थे कि यही नदियां जो है वो आगे जाके समतल मैदानों में क्या है, विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना।
वहां से जो है हिमालय से नदियों का जैसे उद्गम होता है, उनका जन्म होता है, वो क्या है, उछलना कूदना। ठीक है, कि नदियां जो है एक बच्चे की प्रकार से लगती है कि वो अटखेलियां करती हुई, कूदती हुई, उछलती हुई क्या है, और जैसे नदियों की आवाज, पानी की कल कल की आवाज आती है, तो ऐसा लगता है जैसे नदियां जो है वो खिलखिलाकर हंस रही हो। यह भाव भंगी, भाव भंगी क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के स्वरूप या भाव। मतलब जब हिमालय से नदियां निकलती है तो उनका क्या हो जाता है, रूप जो है वो अलग अलग प्रकार के, अलग विभिन्न स्वरूप, विभिन्न भाव जो है वो हो जाते हैं। इनका यह उल्लास यानी कि जब हिमालय से जब नदी है तो क्या हो जाती है, अत्यधिक खुश नजर आती है। का जो उल्लास है वो कहाँ गायब हो जाता है, कि वो समतल मैदानों में, जैसे कवि लेखक ने देखा कि उन्होंने क्या देखा कि समतल मैदानों में नदियां ठीक है गंभीर, शांत और अपने में खोई सी लगती। ठीक है, लेकिन जबकि उन्होंने हिमालय के ऊपर चढ़ाई करके देखा तो क्या था कि वह उछल रही है, कूद रही है और कल कल की आवाज कर रही है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की यानी किसी छोटी लड़की, छोटी बच्ची को देखता हूँ, या फिर किसी कली को या पौधे पर लगी छोटी कली को देखता हूँ, उस पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना देखकर भी क्या है, लेखक को इतना कुतूहल यानी इतनी जिज्ञासा और इतना विस्मय, इतना आश्चर्य, इतनी हैरानी होती है। लेखक बता रहे हैं कि मैं किसी लड़की को खेलते हुए, अटखेलियां करते हुए देखता हूँ, या फिर किसी पौधे पर लगी कली को देखता हूँ, तो उन्हें देखकर भी क्या है, मुझे इतनी जिज्ञासा या इतना जो आश्चर्य या हैरानी है वो नहीं होती। जबकि नदियों को देखकर उन्हें इतनी जिज्ञासा और आश्चर्य होता है। जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, जितना बेटियां क्या है, नदियों को कहा गया है कि इन नदियों की जो बाल लीलाएं है, बचपन की जो लीलाएं है, बचपन के जो नाटक है, उनको देखकर मुझे इतनी जिज्ञासा और आश्चर्य होता है। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अब लेखक जो है वो कह रहे हैं कि ये जो नदियां है ये कहाँ भागी जा रही है, कि ये जो है निरंतर आगे ही बढ़ती जा रही है। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो इन्हें पाना है, ऐसा कौन सा लक्ष्य है, ठीक है, जिसको पाने के लिए वो इतनी क्या है, चैन हो रखी है, इतनी आतुर जो है हो रखी है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका, अपने पिता यानी यहाँ पर हिमालय की बात की गई है। ठीक है, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, हिमालय से होता है, यानी नदियों का जन्म हिमालय से होता है। हिमालय पे जो जमी बर्फ होती है, ठीक है, वो पिघल के और वहां से रिस रिस कर क्या है, बूंद बूंद से क्या है, नदियों का उद्गम होता है। तो बोल रहे हैं कि अपने पिता यानी हिमालय का प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय क्या है, अतृप्त, अतृप्त यानी प्यासा। तो अगर अपने पिता का प्रेम पाकर भी ये क्या है, प्यासा है इनका हृदय, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, बर्फ जली यानी बर्फ से ढकी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी
घाटियां, बंधुर यानी मुकुट, आदित्य काय यानी जो पहाड़ होते हैं, जो पर्वत होते हैं, पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि, और उपत्यकाएं कहते हैं घाटियां। अब देखिए, बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आदित्यकाय, सरसब्ज उपत्यकाय, ऐसा है इनका लीला निकेतन। ठीक है, लीला निकेतन मतलब लीला करने का इनका घर, मतलब जो नदियों का घर है, जो हिमालय है, वो कैसा है। देखिए, हिमालय की जो बताई गई है कि वो कैसा दिखाई देता है, बर्फ जली मतलब बर्फ से ढकी हुई, ठीक है, पहाड़ियां हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी वहां पर घाटियां हैं, बंधुर मतलब पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि है वो किस प्रकार है, हिमालय के मुकुट का प्रकार है। जो पहाड़ के ऊपर की जो भूमि है वो ऐसा है जैसे पहाड़ ने कोई मुकुट पहन रखा हो। सरसब्ज, सरसब्ज यानी हरी भरी उपत्यकाएं और हरी भरी घाटियां भी हैं वहां पर। ऐसा है इनका लीला निकेतन, मतलब का जो लीला करने का है, इनकी बचपन में ही अटखेलियां करती है, ठीक है, वो क्या है, इनका घर जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरू, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। अब बोल रहे हैं कि वहां से खेलते खेलते मतलब अपने घर पर, हिमालय पर क्या है, वहां से खेलते खेलते मतलब वहां से बहते बहते ये जब दूर निकल जाती है, और क्या है, जंगलों के बीच से जब ये इनका क्या है, ये बहती है, तो इन्हें जंगलों में क्या है, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में, मतलब इन सभी वृक्षों के जंगलों में पहुंचकर क्या है, इन्हें अपनी बीती बातें यानी हिमालय की जो याद है वो आती होगी। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटी अपना सिर धुनता होगा। के सिर धुनना यानी पश्चाताप। अब बोल रहे कौन जाने, जो मतलब हिमालय जो है वो क्या हो गया है, बुढ़ा यानी वृद्ध हो गया है, और वो अपनी नटखट बेटियां, जो बेटियां हैं इनकी जो है काफी चंचल है, नटखट है, ठीक है, इनके लिए कितना सिर कितना धुनता होगा, पश्चाताप करता होगा। अब देखिए, जब एक पिता होता है और उसके जो बच्चे या बेटी जो है वो खेलते खेलते कहीं दूर चली जाती है, तो वह पिता जो है वो काफी परेशान हो जाता है कि मैंने जो है अपनी पुत्री को जो है इतना दूर क्यों जाने दिया, और वो क्या है, चिंतित होने लगता है। उसी प्रकार हिमालय जो है वो भी अपनी बेटियों यानी नदियों के लिए इसी प्रकार प्रकार से क्या है, सिर धुनता होगा, परेशान और चिंतित होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोह सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब नदियां जो है, उन्होंने प्रश्न लेखक ने किया कि ये कहाँ भागी जा रही है, इनको कहाँ जाना है, वो ऐसे क्यों आगे बढ़ती जाती है। तो बोलिए, बड़ी बड़ी चोटियों से भी जाकर पूछा तो उत्तर में क्या मिला, विराट मोह मतलब शांति, तो कोई जवाब नहीं मिला। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं। ये अब देखिए बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है, नदी के नाम है। तो ये दो ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती।
यानी जो मुख्य रूप से जो हमारी दो बड़ी नदियां हैं वो लेखक ने कौन सी बताई है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो ये जो है हिमालय की क्या है, दो बड़ी बेटियां हैं। और जब इनका नाम लेते हैं तो इनके साथ साथ जो दूसरी जो हमारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरयू, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, ये सभी जो है ये क्या है, आंखों के आगे नाचने लगती है, मतलब ये भी हमें याद आने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ है। अब वास्तव में क्या है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है, जैसे दो बड़ी नदियां हैं, महान नदियां हैं, लेकिन ये स्वयं कुछ भी नहीं है। क्यों? दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, हिमालय से होता है। नदियों का जन्म जो है वो हिमालय से माना जाता है। कैसे? जो हिमालय है उस पे जो जमी बर्फ होती है वो पिघलते हुए, ठीक है, एक एक बूंद जो है इकट्ठा होकर, ठीक है, किसका रूप लेती है, ऐसी दो महान नदियों का रूप लेती है। मतलब जो बर्फ जो है वो रिस रिस कर धीरे धीरे पिघल कर एक एक बूंद इकट्ठा होकर क्या है, नदियों का रूप ले लेती है और प्रवाहित होकर मतलब बहते हुए क्या है, आगे समुद्र की ओर बढ़ती है। कितना सौभाग्यशाली है कि वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, के श्रेय मिला यानी ऐसा काम करने का उसे यश मिला। नदियां जो है वो बढ़ते हुए किसमें मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि हिमालय मतलब पर्वतराज हिमालय की जो बेटियां हैं उनका हाथ पकड़ने का यश जो है, श्रेय जो है वो किसे मिलता है, समुद्र को मिलता है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। अब जिन लोगों ने भी क्या है इन नदियों को समतल मैदान में देखा होगा, ठीक है, तो उन्होंने उसका नदियों का कौन सा रूप देखा होगा, ठीक है, जो लेखक ने सबसे पहले हमें बताया है कि समतल मैदानों में नदियां जो है गंभीर, शांत, अपने में खोई हुई ऐसी प्रतीत होती है। ठीक है, तो जिन लोगों ने क्या है हिमालय की ऊपर चढ़कर जो है नहीं देखा तो उन्हें जो है समतल मैदानों में नदियां शांत प्रतीत होती है। लेकिन बूढ़े हिमालय की गोद में, लेकिन जब हम पे चढ़ाई करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या है, नदियां बच्चियों की तरह कैसे खेला करती हैं। वहां पर क्या है, ये नदियां दुबली पतली होती है, ठीक है, क्योंकि वहां से जो है जल की धाराएं जो है वो प्रवाहित होती है धीरे धीरे, और वहां पे वो क्या है, कल कल की करती है, अटकेलियां, चंचलता, ये सब बच्चों की तरह ही वो वहां पर करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। तो लेखक बता रहे हैं कि जो लोग पहाड़ों के स्थान पे रहते हैं, मतलब जो रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए शायद नदियों का ये रूप क्या हो, आकर्षित करने वाला ना हो। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, लेकिन लेखक को लुभावना मतलब मन को मोहने वाला प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। ठीक है, अब देखिए लेखक हमें क्या बता रहे हैं, हिमालय को तो ससुर बता रहे हैं और समुद्र को जो है उसका दामाद बता रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जब एक लड़की का मतलब पुत्री का विवाह होता है, वो विदा होके कहाँ जाती है, ठीक है, वहां से विदा होके अपने पति के पास जाती है। वैसे ही क्या है, पिता जो है वो है हिमालय,
उसकी पुत्री जो बेटियां हैं वो क्या है, नदियां हैं, नदी है। और नदी जो है वो विदा होकर अपने पिता से कहाँ जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो समुद्र जो है वो हिमालय का क्या हो गया, दामाद हो गया, और हिमालय समुद्र का ससुर हो गया। और इसमें हमने ये भी देखा कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में, मतलब जो हिमालय के आसपास रहते हैं, और जो इन बेटियों को, मतलब नदियों को क्या है, शुरू से ही ऐसे अटखेलियां, चंचलता और जो है उनका उद्गम देखते हैं हिमालय से, तो उनको जो है वो रूप उन्हें इतना आकर्षक नहीं करता। जबकि जो लोगों ने नदियों को क्या है, समतल मैदानों में देखा है, उनके लिए ये जो रूप है हिमालय से नदियों का बहना, वो अत्यधिक लुभावना, मन को मोहता होता है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वित्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। दान यानी क्या होता है, वापस। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। अब देखिए बच्चों, जो कालिदास है, हम जानते हैं कालिदास जो है वो महाकवि है, महाकवि कालिदास। तो उनका जो है एक काव्य खंड है मेघदूतम, जिस ऐसे में इसमें लिखा हुआ है मेघदूत। तो उस मेघदूत में जो है विरही जो यक्ष है, यक्ष जो है वो क्या है, यक्ष कहते हैं कुबेर के सेवक को। ठीक है, धन का जो राजा है, ठीक है, हम किसे मानते हैं, कुबेर को मानते हैं। और उस कुबेर का जो सेवक होता है उसे हम यक्ष कहते हैं। और मेघदूत में इसी यक्ष और यक्षिणी की कहानी जो है वो बताई गई है। बच्चों, उससे पहले मैं आपको कालिदास के बारे में बताती हूँ कि कालिदास जो है वो महाकवि बनने से पहले क्या थे। कालिदास जो है वो महाकवि बनने से पहले, मतलब एक विद्वान बनने से पहले क्या थे, वो मूर्ख थे। कालिदास जो है वो मूर्ख कहलाए जाते थे। उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, वो विद्वान नहीं थे, उन्होंने तपस्या नहीं की थी। तो कालिदास जो थे वो क्या थे, मूर्ख थे। और उसी समय जो है एक विद्योत्मा नाम की विदुषी थी, ठीक है, जिनको शास्त्र का काफी ज्ञान था और उन्हें शास्त्र अर्थ आता था। और विद्योत्मा ने सोचा कि वो जो है उसी से विवाह करेगी जो काफी जो है व्यक्ति विद्वान होगा, जिसे शास्त्रों का ज्ञान होगा, जो अध्ययन में भी आगे हो। ठीक है, तो उन्होंने जब ऐसा ऐलान किया कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो सबसे ज्यादा विद्वान होगा, और मैं उससे शास्त्रार्थ करूंगी। तो ये जब बात फैली तो काफी लोग जो है वहां पर गए। और जब भी विद्योत्तमा शास्त्रार्थ करती, ठीक है, तो उसे ऐसा कोई नहीं लगता कि ये मनुष्य जो है वो इतना विद्वान है। और जब सारे विद्वान जो है वो इस बात से काफी क्रोधित हुए, उन्हें बुरा लगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ, और उन सबने मिलकर ये सोचा कि विद्योत्तमा का विवाह जो है हम सबसे मूर्ख प्राणी से करवाएंगे। अब जो सारे विद्वान जो है उस मूर्ख मनुष्य को ढूंढने निकल जाते हैं, और थोड़ा आगे बढ़कर वो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो पेड़ की डाल को काट रहा है। ठीक है, और उसी डाल को काट रहा है जिस पर वो स्वयं बैठा है। तो बताइए, उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा कि वो जिस डाल पे बैठा है उसी डाल की कटाई कर रहा है, क्योंकि वो अगर डाल को काट देगा तो वो खुद नीचे गिर जाएगा। तो उन्होंने, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो कौन था, कालिदास थे। तो विद्वानों ने जो है कालिदास को कहा, ठीक है, कि चलिए हम जो है वो तुम्हारा क्या करवा रहे हैं, एक अत्यधिक सुंदर जो विदुषी है उससे तुम्हारा विवाह करवाएंगे, लेकिन तुम्हारा शर्त ये है, ठीक है, कि तुम्हें जो है मौन रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है। अब सभी विद्वान मिलके कालिदास को विद्योत्तमा जी के सामने लेके गए, और उन्होंने कहा कि ये जो है वो बहुत बड़े विद्वान है, आज जिनका मौन व्रत है।
तो अगर आपको कोई भी सवाल करना है, शास्त्रार्थ करना है, तो आप इशारों में ही करेंगे। अब विद्योत्तमा ने सोचा अच्छा ठीक है। अब विद्योत्तमा ने उसके बाद में जो है वो इशारा ऐसे किया 5 दिखा के, और उन्होंने मन में सोचा कि प्रकृति जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बनती है। और कालिदास ने सोचा कि मुझे थप्पड़ मारने का इशारा कर रही है, तो उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने बोला कि मैं जो है अगर थप्पड़ पड़ेगी तो उसकी बदले क्या है, मुक्का जो है वो मारूंगा। ठीक है, तो इसमें भी विद्वानों ने किया कि हाँ, प्रकृति के 5 तत्व तो होते हैं, लेकिन उनका जो मूल्य है, उनका जो प्रभाव है वो कैसे होगा, जब वो 5 तत्व एकजुट हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे। तो विद्योत्तमा ने सोचा कि हाँ, ये जो है वो काफी विद्वान है और मैं इनसे विवाह कर सकती हूँ। उन्होंने कालिदास से विवाह किया, और विवाह करने के कुछ दिन बाद जब बातचीत हुई तो उन्हें पता चल गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो उनको विद्वान से उनका विवाह नहीं हुआ, एक मूर्ख से उनका विवाह हुआ है। और इस बात से जो है विद्योत्तमा ने कालिदास को धक्का देकर वहां से निकाल दिया। अब कालिदास को इस बात का जो है वो बहुत ही बुरा लगा, उन्हें क्रोध भी आया, और उन्होंने सोचा जब मैं जो है वो कड़ी तपस्या साधना करूंगा और एक विद्वान बनूंगा, और जब तक मैं ऐसा नहीं करता मैं विद्योत्तमा को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद में कालिदास जी ने काफी तपस्या साधना अध्ययन किया, और वो कालिदास से महाकवि कालिदास बने। और उन्होंने अपना महाकाव्य जो है मेघदूत जो है लिखा है, उसमें यक्ष और यक्षिणी की कहानी है, जिसमें यक्ष जो है वो अपना कार्य जो है अच्छे से नहीं कर पाता, और कुबेर जो है वो उन्हें क्या है एक वर्ष के लिए क्या है उन्हें विरह दे देते हैं, ऐसा उन्हें कठोर तप करने श्राप दे देते हैं। तो जब आषाढ़ का महीना आता है और यक्ष जो है वो बादलों को देखता है, और उन बादलों को देख के उन्हें अपनी क्या है पत्नी यक्षिणी जो है उसकी याद आती है, और उसकी याद में उन्होंने क्या करते हैं, वो मेघदूत बादल को अपना संदेश वाहक अपना दूत बनाते हैं, और अपना संदेश जो है वो बादलों के जरिए क्या है अपनी पत्नी तक पहुंचाना चाहते हैं। और वो कहते हैं मेघ को, बादलों को कहते हैं कि वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न हो। तो वो कहते हैं कि जाते हुए क्या है, एक नदी का वर्णन आता है वेत्रवती नदी, बोले जाते हुए नदी को क्या है प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी क्या है अवश्य ही प्रसन्न होगी। कैसे कि नदियों का जो नदियों से वाष्प बन के क्या है बादलों का निर्माण होता है, और वही बादल नदियों पे क्या है बरस जाते हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं कि वह नदी जो है वो क्या है तुम्हारी प्रेयसी है, तो उसे अपना प्रेम जो है तुम वापस यानी वापस देते जाना, वह जो है अत्यधिक प्रसन्न हो जाएगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन यानी महाकवि जो है या दूसरे कवि जो है उनको भी क्या है नदियों का जो सजीव रूप है, ठीक है, वही पसंद आता होगा। दरअसल कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तब जो व्यक्ति है जो एक तो नदियों को समतल मैदानों में उन्हें शांत और गंभीर रूप से देखेंगे, और एक व्यक्ति जो है वो उन्हें क्या है हिमालय के कंधों पर चढ़कर उनकी चंचलता, उनकी जो अटखेलियां हैं वो देखेंगे, तो उन्हें भी क्या है ऐसा ही लगेगा कि उन्हें जो है नदियों का जो सजीव रूप है वही पसंद आएगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे लगेगा। अब बोल रहे हैं कि जो काका कालेलकर है उन्होंने क्या है नदियों को लोक माता
पूरे जो जग की संसार की जो माता है वो कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि, लेकिन हमारे जो लेखक है नागार्जुन वो क्या कह रहे हैं कि माता बनने से पहले अगर हम इन्हें बेटियों की उपमा दें तो वो भी क्या है, बुरा नहीं है। और थोड़ा आगे चलते हैं तो हम क्या है, प्रेयसी की, ठीक है, भावना, मतलब अब देखिए जो लेखक है वो नदियों को पहले उन्होंने माता की उपमा दी है, उसके बाद में बेटी की, और अब उसे प्रेयसी की उपमा दे रहे हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। और बोल रहे हैं कि एक और उपमा देने वाले हैं, बोल रहे हैं ममता का एक और रूप है, ममता का एक और धागा है। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया, तब न जाने कितने ही कवियों ने क्या है, नदियों को बहन का स्थान, बहनों की जो उपमा है वो भी दी है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। अब लेखक जो है वो आपको अपने पर बीती हुई एक घटना के बारे में बता रहे हैं। थोलिंग तिब्बत की बात है। लेखक कहाँ थे, तिब्बत में है। मन उचट गया, मन जो है उनका क्या था, खराब था, तबीयत ढीली थी, किसी काम में मन लग रहा था। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, दोपहर का समय था। तो वो उन्होंने क्या किया कि वो सतलज जो नदी है उनके पास जाकर बैठ गए, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, और पैर जो थे उनके कहाँ थे, नदी में थे। और थोड़ी ही देर में उस नदी के जो जल का जो प्रवाह है, प्रगतिशील जल है, उसने क्या है, लेखक पर असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। का मन जो है पहले कैसा था, खराब था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब उनका तन और मन जो है वो ताजा हो गया और वो गुनगुनाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। अब वो क्या है, सतलज को बहन बता रहे कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। कि तुम्हारी जो लीलाएं हैं वो क्या है, आश्चर्य पैदा करने वाली है, कि मेरे खराब मन को भी क्या कर दिया, एकदम अच्छा कर दिया। वह मुदित मन हटा खुमारी। मन जो है वो क्या हो गया, मुदित हो गया, प्रसन्न हो गया, और हटा खुमारी, और जो आलस्य था वो क्या है, उसे हटा दिया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, बोल रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं तुम पर न्यौछावर हो जाऊं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, बोल रहे कि तुम बेटी हो और बाप तुम्हारा, पिता जो है तुम्हारा कौन है, वो है हिमालय। चिंतित पर चुपचाप हिमालय। अब तुम जो है वो हिमालय की गोद से निकलकर आगे बढ़ गई हो, इस बात से वह चिंतित है, और चुपचाप और मौन जो है वो कौन है, हिमालय है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर। अब इसमें लेखक ने जो है वो क्या किया है, प्रकृति को एक नटी यानी अभिनेत्री बताया है। ये अभिनेत्री का अर्थ हो जाता है जैसे आप कोई पटकथा देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, अभिनेत्री होती है जो मुख्य कला होती है, जो मुख्य पात्र होती है। तो इसमें प्रकृति को एक अभिनेत्री बताया है। और पट, चित्रित पट यानी उसके वस्त्र हैं, उस पर अलग अलग चित्र जो है वो बनाए गए हैं, और उस वस्त्रों पे जो सबसे अनुपम, सबसे मन वाला जो चित्र है, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। बोल रहे कि प्रकृति रूपी अभिनेत्री के वस्त्रों पर जो सबसे अनुपम और अद्भुत जो छाप, जो चित्र है, वो किसका है, हिमालय का है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो ये जो है वो क्या है, सतलज नदी में बैठे थे, ठीक है, और उसमें बैठ के क्या है, उनका मन एकदम ताजा हो गया और वो उसके लिए गुनगुनाने लगे। तो बच्चों इस पाठ में जो है हिमालय की बेटियां, जो नागार्जुन के द्वारा एक निबंध है जो लिखा गया है, इसमें हमने ये पढ़ा है कि नदियों का जो उद्गम है वो हिमालय से किस प्रकार से होता है, और जब हिमालय से उसका उद्गम होता है तो वो कैसे दुबली पतली और छोटी धाराओं में बहती है, बूंद बूंद करके रिसती है और कलकल की ध्वनि बहती है।
ठीक है, तो इन सब से क्या है, उन्होंने हिमालय की बेटियों की उपमा दी है। और आगे चलकर समतल मैदानों में उनका रूप कैसा हो जाता है, विशाल हो जाता है और वह गंभीर और शांत हो जाती है। और आगे बढ़कर वो क्या है, समुद्र में मिल जाती है। तो इसमें उन्होंने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद की उपाधि भी दी है। और हमने देखा है कि नदियां जो है वो क्या है, अलग अलग जंगलों से बहती है, तो हिमालय को याद करती होगी। और हमने ये भी देखा है कि लेखक ने जो है नदियों को माता, बेटी, प्रेयसी और बहन की उपमाएं भी दी है। तो आज का ये पार्ट जो है हिमालय की बेटियां, जो नागार्जुन के द्वारा निबंध लिखा गया है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे के भाग में जो है हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।